इंडिया जी के मास्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 के जो बहाली आने वाली है, उन्हीं को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए डेली दानिशर का जो बुक है, इन्हीं से प्रश्न लेकर के आता हूं। इस बुक में बहुत सारा प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का पूछा हुआ प्रश्न है। जैसे कि इस बुक में देख सकते हैं 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 मैं आप लोगों के लिए 1200 प्रश्न पूरा लेकर के आया हूँ। इस बुक से पूरा प्रश्न करवा दूंगा। अगर आप हमारे पिछले वीडियो अगर नहीं देखें, हम लोग जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग पोल साइंस यानी पॉलिटिकल साइंस चला रहे हैं। हम लोग अभी तक 360 प्रश्न देख चुके हैं। आप हमारे अगर पिछले वीडियो नहीं देखे तो जाकर के हमारे पिछले वीडियो देख लें, आप लोगों को सारा वीडियो प्राप्त हो जाएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए आज हम लोग 361वां प्रश्न देखेंगे। चलिए हम लोग 360 प्रश्न कल हम आप लोगों के लिए होमवर्क दिए थे, बहुत सारा प्रश्न का जवाब भी आया है। चलिए बहुत अच्छा लगा है। चलिए आज हम लोग देख लेते हैं 360 का होमवर्क क्या था। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे रिट जारी कर सकता है। खैर मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिग्री जारी कर सकता है, रीट जारी कर सकता है, अध्यादेश, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 2 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका जवाब, बहुत सारे प्रश्न का जवाब आप लोग दिए हैं, बहुत अच्छा लगा। कमेंट बॉक्स में इसी तरह जवाब आप लोग देते रहिएगा। चलिए देख लेते हैं 360 का प्रश्न क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा रीट। क्या हो जाएगा? तो रीट। चलिए हम लोग समरी देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है मौलिक अधिकारों को, क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। आपसे पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार किसके पास है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो रीट जारी कर सकता है, यानी शक्ति प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है, क्योंकि यह प्रावधानता है कि मौलिक अधिकारी की रक्षा के अधिकार अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। चलिए मैं आप लोगों को इसका प्रश्न बना करके बतला देते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सबसे पहला प्रश्न है आपको यही आएगा कि रीट कौन जारी करता है, तो याद रखिएगा कौन, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों मिल करके, यानी दोनों को अधिकार दिया गया है रीट जारी करने का। यह भी प्रश्न आता है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रीट कितने प्रकार के जारी किया जा सकता है, तो 5 प्रकार के रीट होते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 32 में, यानी अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है, तो वो एक देख सकते हैं, यह एक अपने आप में क्या है, अनुच्छेद 32 तो मौलिक अधिकार है। देखिए अगर यहाँ से प्रश्न बन करके आती है कि अगर आपको लगता है कि मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो आर्टिकल 32 के तहत, यानी अनुच्छेद 32 के तहत आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय आप जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। और 326 के तहत हम कहाँ जाएंगे, तो उच्चतम न्यायालय में जाएंगे 32 के तहत, और उच्च न्यायालय में 326 के तहत हम जाएंगे जब मौलिक अधिकार का हनन होगा। तो याद रखिएगा प्रश्न बन करके आती है। चलिए आगे 361वां प्रश्न देख लेते हैं। 361वां प्रश्न क्या है। 361वां प्रश्न, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं 361वां प्रश्न क्या है। देखिए भारत के निम्नलिखित में से कानून के शून्यता में से लागू पहलू पाए जाते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कानून के शून्यता के कौन से पहलू पाए जाते हैं। ऑप्शन देख लिए यहाँ पे क्या कह रहा है, न्यायपालिका कार्यकारी आदेश या विधायकी उपाय को आंशिक एवं पूर्ण रूप से होगा शून्य घोषित करती है। देख सकते हैं कैसा प्रश्न आया था। यहाँ पे देखिए बी में क्या है, तो आंशिक या पूर्ण रूप से शून्य घोषित किया जा सकता है। आगे सी में देखिए क्या कह रहा है सी में एक शून्य अधिनियम को राज्य द्वारा संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पुनर्जीवित किया जा सकता है। डी में हो जाएगा एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देख सकते हैं आप बीपीएससी टीआरई 3 2024 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो एक से अधिक हो जाएगा डी। प्रश्न क्या आया था, तो मैं आप लोगों को फिर से दिखा देते हैं, समझ में आ जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कानून के शून्यता के कौन से पहलू पाए जाते हैं, तो इनमें से सभी, एक से अधिक। चलिए देख लेते हैं इसका समरी क्या कह रहा है। कह रहा है भारत में न्यायपालिका के पास किसी विवादित
कह रहा कि भारत में न्यायपालिका के पास किसी विवादित कार्यपालिका आदेश या विधायिका उपाय को पूर्णतः या आंशिक रूप से शून्य घोषित करने का अधिकार है। मतलब किसको, यानी कहने का मतलब है कि कार्यपालिका, यहाँ पे देखिए कार्यपालिका का आदेश, विधायिका का उपाय पूर्णतः अगर कोई भी कानून लागू करेगा तो किसे शून्य घोषित करने का अधिकार दिया गया, तो याद रखिएगा न्यायपालिका को। देखिए यहाँ पे आगे क्या कह रहा है, इसी प्रकार न्यायपालिका द्वारा भी किसी संविधान संबंधी को पूर्णतः या आंशिक रूप से शून्य घोषित किया जा सकता है। याद रखिएगा कुछ मामलों में एक शून्य संबंधी को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राज्य द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है, संशोधन कर को भी। याद रखिएगा। चलिए 362वां प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा प्रश्न आया था 362 में, यह पूछा हुआ प्रश्न है। याद रखिएगा बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का पूछा हुआ प्रश्न है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 362वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आया था। यहाँ पे टॉपिक चेंज हुआ है। देखिए कौन सा प्रश्न है, यहाँ से टॉपिक चेंज हुआ है। पंचायती राज, न्यायपालिका और सहकारिता समिति से जितने भी प्रश्न आया था यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं 1200 प्रश्न का पूरा सीरीज चला रहे हैं। अभी हम लोग आपको पॉलिटिकल साइंस दे रहे हैं। अगर आप हमारे पिछले वीडियो हिस्ट्री और ज्योग्राफी नहीं देखें तो जा करके देख लें, वहाँ पे कंप्लीट वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए 362वां का प्रश्न क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन से हैं। ऑप्शन देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो पंचायतों और नगर पालिकाओं की योजना को एकीकृत करना। बी में देखिए क्या बोल रहा है कि जनपद की प्रारूपी योजना तैयार करना। आगे सी में देखिए पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना। डी एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। ई में हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए कहाँ पूछा हुआ प्रश्न है, बीपीएससी टीआरई 2 14/12/2023 पेपर 1 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो एक से अधिक हो जाएगा। यानी कौन सा आंसर हो जाएगा, तो डी यानी एक से अधिक। फिर से प्रश्न पढ़ देता हूँ, देख लीजिएगा। भारत में कह रहा निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य कार्य उद्देश्य कौन कौन सा है, तो एक से अधिक। यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए। चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं। समरी क्या कह रहा है। समरी कह रहा है कि संविधान के 74वां अनुच्छेद, देखिए यहाँ पे संविधान के 74वां अनुच्छेद की बात आई है। याद रखिएगा, संविधान के 74वां संशोधन अनुच्छेद 243 की बात आई है। योजना के समिति के आवश्यकता है जो पंचायत नगर पालिका दोनों के लिए आवश्यक है। याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। भारत में जिला नियोजन समितियों के मुख्य उद्देश्य, यहाँ पे देखिए भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य पंचायतों एवं नगर पालिकाओं की योजना को एकीकरण करना। याद रखिएगा अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि यहाँ पे कि भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य कार्य क्या है, तो याद रखिएगा पंचायत और नगर पालिकाओं की योजना को एकीकरण करना, यानी दोनों को मिलाना। जिला योजना समितियों जिससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के एकीकृत योजना प्रारंभिक होगी। जिला योजना समितियों का एक मसौदा विकास तैयार करनी चाहिए जो कि अब तक अलावा पानी, प्राकृतिक संसाधन समझकर के जैसे सामान्य हित में महत्वपूर्ण संशोधन हो सकती है। याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, तो प्रारूप कह रहा है कि जनपद की प्रारूप योजना तैयार करना, पंचायतों के माध्यम एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना। देखिए यहाँ से 2-3 प्रश्न बनकर के आ रही हैं, मैं आप लोगों को बतला देते हैं। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न यही आएगा कि पंचायती राज जो है सबसे पहले कब लागू हुआ था, तो बतला देते हैं 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था। कहाँ, तो राजस्थान के नागौर जिला में। याद रखिएगा कहाँ, राजस्थान के नागौर जिला में। याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था पहली बार लागू किया गया था। कौन किया था, किस समिति के द्वारा, तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। याद रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती समिति का सुझाव दिया था। याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे प्रश्न बतला देते हैं कि 74वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 243, 74वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 243 जेड और डी, यहाँ पे याद रखिएगा जरूर से पूरा का पूरा 243 जेड डी, 74वां संविधान संशोधन और 243 जेड डी के क्या वर्णन किया गया, तो याद रखिएगा पंचायती और नगर पालिकाओं के दोनों का वर्णन किया गया। आपसे प्रश्न आएगा तो आप लोग को जवाब यहाँ पे याद रखना है।
और दूसरा यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य कार्य क्या है, तो पंचायत और नगर पालिकाओं को योजना को एकीकृत करना। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है यहाँ पे 363वां प्रश्न है, भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था। यहाँ पे देखिए अच्छा प्रश्न है, क्या प्रश्न आया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ। 2002-3 में, 2004 में, 2005-6 में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 2 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका जवाब दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी 2004 में। यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न फिर पढ़ करके बतला देते हैं, समझ में आ जाएगी। भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था, तो याद रखिएगा 2004 में। चलिए इसका हम लोग समरी देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय वर्ष 2004 ईस्वी में निर्मित हुआ था, याद रखिएगा। पंचायती राज संस्थान भारत में ग्रामीण स्थानीय शासन का एक प्रणाली है। स्थानीय शासन का अर्थ है स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित निकायों को स्थानीय मामला में प्रतिबंधन करना। चलिए आगे देख लेते हैं 300 हम लोग 64वां प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा प्रश्न आया था। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखिए, और कमेंट बॉक्स में आपका मेरा क्लास कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, 364वां प्रश्न है, 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन के लागू होने पर प्रधानमंत्री कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI यह प्रश्न बार बार पूछी जाती है, याद रखिएगा कौन सा प्रश्न है। तो चलिए देखिए, 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन के लागू होने पर भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। PV नरसिम्हा राव, HD देवेगौड़ा, चंद्रशेखर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए कहाँ पूछा हुआ प्रश्न है, तो BPSC TRE 3 20/7/2024 पेपर क्लास 1 to 5 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा A PVC नरसिम्हा राव। 73वां 74वां संविधान संशोधन के लागू होने पर भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा PV नरसिम्हा राव। चलिए इसका हम लोग समरी देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन जब हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे, याद रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पंचायती राज प्रणाली स्थानीय सरकार की स्थापना और संशोधित 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, याद रखिएगा। यहाँ पे प्रश्न बन करके आती है, मैं फिर से बतला देता हूँ। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था, तो याद रखिएगा 1992 में। कब, तो 1992 में 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। आगे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, पंचायती राज व्यवस्था। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना था, तो याद रखिएगा 24 अप्रैल 1993 को। और यहाँ पे 74वां संविधान संशोधन के बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में। कब, तो 1992 में 73वां संविधान संशोधन नगर पालिका और शहरी स्थानीय क्षेत्रों में स्थापना संबंधित और 1 जून 1993 को लागू हो गया था। फिर से मैं बतला देता हूँ, यहाँ से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को फिर से समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए भारत का 73वां संविधान और 74वां संविधान संशोधन हुआ था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। कब हुआ था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में, तो ग्रामीण स्थानीय निकायों पंचायती व्यवस्था से संबंधित है। 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गया था 73वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं 74वां संविधान संशोधन के बारे में क्या है। तो 74वां संविधान संशोधन 1992 कब लागू हुआ था, तो 1992 में 74वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो नगर पालिकाओं से है, याद रखिएगा। यह लागू कब किया गया था 74वां संविधान संशोधन, तो याद रखिएगा कब, तो 1 जून 1993 को। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न क्या है 365वां। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए देखिए, बोर्ड का पूछा हुआ प्रश्न महत्वपूर्ण होती है, आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा, आप लोगों को पूरा 1200 प्रश्न करवा दूंगा, आप हमारे चैनल पे बने रहें। चलिए देखिए 365वां प्रश्न यहाँ पे जान लेते हैं, यानी आपात उपबंध संविधान संशोधन से जितने भी प्रश्न पूछा गया था BPSC TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में, इस बुक में सारा प्रश्न दिया हुआ है। चलिए हम लोग देख लेते हैं 365वां प्रश्न क्या है। भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन में न्यायपालिका को संसद के अधीन बनाया दिया है। क्या कह रहा है, भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं क्या है यहाँ पे ऑप्शन, तो देख सकते हैं पहला ऑप्शन में
42वां संविधान संशोधन के तहत? प्रश्न फिर से पढ़ करके बतला देते हैं, समझ में आ जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन में न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया गया? 42वां संविधान संशोधन के तहत, 73वां संविधान संशोधन के तहत, 40वां संविधान संशोधन के तहत, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए कहाँ पूछा हुआ प्रश्न है, तो बीपीएससी TRE 3 20/7/2024 125 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन। क्या है तो प्रश्न फिर से जान लीजिए, भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन में ने न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया गया? तो आ जाएगा 42वां संविधान संशोधन के तहत। चलिए हम लोग समरी जान लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन करके आती है। देख लीजिए क्या है, तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे यही बन करके आएगा, पहले पढ़ करके आप लोगों को बतला देते हैं, समझ में आ जाएगा। 1976 कह रहे 1976 का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम अपने व्यापक प्रभाव के का अक्सर मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। इस संशोधन ने संविधान में महत्वपूर्ण बदलाव किए, जिससे न्यायपालिका को संसद के प्रति अधीन नष्ट बना दिया, शामिल कर दिया। आगे देखिए क्या है, तो इन कह रहा है कि इनमें न्यायिक समीक्षा की शक्ति को कम किया गया और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकार को कम करने का प्रयास किया गया। चलिए देखिए यहाँ से पहला प्रश्न आप लोगों को बना करके बतला देते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बार बार पूछा जाता है। सबसे पहला आपसे पूछा जाएगा कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1976 ईस्वी में। याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? तो मिनी संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को, याद रखिएगा। और यहाँ पे क्या है, तो 42वां संविधान संशोधन का महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि न्यायपालिका को संसद के प्रति अधीनस्थ बना करके शामिल किया गया। याद रखिएगा न्यायपालिका को संसद के प्रति अधीनस्थ बना दिया गया। और यह किसको कमजोर करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ पे देखिए न्याय की समीक्षा की शक्ति को कमजोर करता है और सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के अधिकार को भी कम करता है। 42वां संविधान संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा 42वां संविधान संविधान संशोधन कब लाया गया था? तो 1976 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, 366वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 366वां प्रश्न क्या आया था? आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्लास कैसा लगता है? अगर आप हमारे पिछले वीडियो नहीं देखें तो हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का देख लें, ताकि आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा। कैसा प्रश्न पूछा गया था बोर्ड के द्वारा? बीपीएससी TRE 1, TRE 2 और TRE 3 का पूछा हुआ प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होती है। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा रह गया था, बता देते हैं। इस संशोधन के कारण सत्ता का केंद्रीकरण बढ़ा दिया गया, जिसके बाद संघीय संतुलन बहुत बहाल करने के लिए संशोधनों द्वारा संबोधित किया गया है। आगे देख लेते हैं 366वां प्रश्न क्या आया था। देखिए यहाँ पे 366वां प्रश्न, 1970 से पहले भारत के दल बदल की सटीक परिभाषा देने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस समिति का था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1970 के दशक की बात आ रही है, यहाँ पे याद रखिएगा। 1970 से पहले भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस समिति का था? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन हो जाएगा, चार हो गया था, चौहान समिति, यहाँ पे हर्षद मेहता समिति, मुदलियार समिति, उपयुक्त एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी TRE 3 2024 का पूछा हुआ प्रश्न है। इनका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ए। कौन? तो चौहान समिति। आगे देखिए कौन सा प्रश्न था, फिर से आप लोगों को पढ़कर बतला देते हैं, समझ में आ जाएगा। 1970 में भारत के पहले दल बदल की सटीक परिभाषा देने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा समिति था? तो याद रखिएगा चौहान समिति। चलिए हम लोग इसका देख लेते हैं, समरी क्या कह रहा है। दल बदल से प्रश्न बन करके आती है, देख लीजिएगा, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देख लीजिए, चौहान समिति के दल बदल विरोधी कानून पर सलाह दी गई थी। आपको बतला देते हैं कि दल बदल जो विरोधी कानून था, जो किस समिति के द्वारा लाया गया था? तो चौहान समिति के द्वारा लाया गया था। दल बदल विरोधी कानून, जिसके दल बदल विरोधी अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि दल बदल विरोधी कानून को किस नाम से जाना जाता है? तो दल बदल विरोधी अधिनियम के नाम से जाना जाता है, जो कि 1985 में 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। इसमें दल बदल को निष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति सचेत परित्याग के रूप में परिभाषित किया गया तथा दल बदल के आधार पर आयोग की प्रक्रिया को
रेखांकित किया गया है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से बन करके आएगा, मैं आप लोगों को बतला देते हैं क्या प्रश्न है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न यही है कि दल बदल विरोधी अधिनियम कब लागू हुआ था। तो याद रखिएगा 1985 में। कब? तो केवल संविधान संशोधन के तहत, तो 52वां संविधान संशोधन। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि 52वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो दल बदल विरोधी अधिनियम से है। याद रखिएगा कब लागू हुआ था, तो 1985 में। याद रखिएगा दल बदल विरोधी अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 1985 में। याद रखिएगा केवल संविधान संशोधन, तो 52वां संविधान संशोधन के तहत। याद रखिएगा। चलिए आगे 367वां प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए विविध यहाँ पे दिया हुआ है 367वां प्रश्न क्या है, तो मतदाता सत्यापति पेपर ऑडिटर ट्रेड वीवीपीएट भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया। देखिए अच्छा प्रश्न है। मतदाता सत्यापित यानी पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया। चलिए इसका देख लेते हैं क्या है ऑप्शन। 2013 ईस्वी में, 2014 ईस्वी में, 2012 ईस्वी में, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3 20/7/2024 125 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 2013 ईस्वी में आया था। 2013 ईस्वी में क्या आया था, तो वीवीपैट आया था। क्या आया था, तो वीवीपैट कब आया था, तो 2013 ईस्वी में। याद रखिएगा। चलिए हम लोग समरी देख लेते हैं। वीवीपैट सिस्टम का उपयोग पहली बार 2013 ईस्वी में नागालैंड के, क्या बोल रहा है, तो नागालैंड का एक उपचुनाव में किया गया था। याद रखिएगा। आगे देखिए 2019 में आम चुनाव के तक वीवीपैट सिस्टम भारत के सभी मतदाताओं केंद्र के तैनात किया गया था। याद रखिएगा। चलिए इसका बतला देते हैं प्रश्न क्या बन करके आ सकती है। आपसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि वीवीपैट सिस्टम की शुरुआत कब हुआ था। तो याद रखिएगा 2013 में वीवीपैट की शुरुआत किया गया था। कहाँ किया गया था, तो नागालैंड में किया गया था। याद रखिएगा कहाँ, तो नागालैंड में किया गया था। नागालैंड में किया गया था। किस चुनाव में, तो याद रखिएगा उपचुनाव। कौन सा चुनाव, तो उपचुनाव में, नागालैंड के उपचुनाव में पहली बार वीवीपैट का निर्माण किया गया था, पहली इस्तेमाल किया गया था 2013 ईस्वी में। और पूरा कहाँ लागू कर दिया गया था, तो 2019 में जो आम चुनाव हुआ था भारत के सभी मतदाताओं केंद्रों पर तैनात कर दिया गया था। याद रखिएगा पूर्ण रूप से 2019 में। आगे देख लेते हैं 368वां प्रश्न क्या कह रहा है। दूरदर्शन का ध्येय वाक्य क्या है। क्या पूछ रहा है कि दूरदर्शन का ध्येय वाक्य है। तो चलिए इसका देख लेते हैं ऑप्शन। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, सत्यंत शिव समुद्रम, सत्यमेव जयते, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 14/12/2023 पेपर 1 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, सत्यम शिव सुंदरम, यानी सत्यम शिव सुंदरम। दूरदर्शन का ध्येय वाक्य क्या है, यानी दूरदर्शन का ध्येय वाक्य क्या है, तो सत्यम शिवम सुंदरम। याद रखिएगा। चलिए इसका देख लेते हैं क्या कह रहा है डिफिनेशन समरी। दूरदर्शन का ध्येय वाक्य सत्यम शिवम सुंदरम, इसका अर्थ है सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, सुंदर ही सत्य। अर्थात जो ईश्वर वह सत्य है, जो सत्य है वही सुंदर है, जो सुंदर है वही ईश्वर है। देख सकते हैं आप यहाँ पे कौन सा प्रश्न आया था, बहुत अच्छा प्रश्न था। देखिए कैसा प्रश्न आता है, आप लोगों को अनुभव हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 4 का जो बहाली आने वाली है अगस्त में, आप लोगों को परीक्षा लेने की पूरी उम्मीद बन रही है सरकार के द्वारा। आप चैनल पे हमारे बने रहें, मैं आप लोगों को 1200 प्रश्न कंप्लीट करवा दूंगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस बुक को पूरा देख लेते हैं 1200 प्रश्न को, तो आने वाले जो आगामी टीआरई 4 का जो परीक्षा होने वाले हैं काफ़ी हद तक आपका प्रश्न हल हो जाएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए देखिए प्रश्न अच्छा आया था यहाँ पे। दूरदर्शन का ध्येय वाक्य कौन सा है, तो याद रखिएगा सत्यम शिवम सुंदरम। याद रखिएगा। चलिए आगे का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 369वां प्रश्न क्या है, कह रहा भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है। देखिए भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है। सांस्कृतिकवाद से, विचारधारा के प्रति वत्ता की कमी से, आगे देखिए देश की राजनीति में स्वयं भूमिका की कमी, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं।
क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2 14/12 2023 पेपर 1 का पूछा हुआ प्रश्न है। इनका आंसर क्या हो जाएगा, तो एक से अधिक हो जाएगा। एक से अधिक प्रश्न देखिए यहाँ पे आप लोगों को फिर से बता देते हैं, समझ में आ जाएगा। भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है, तो यहाँ पे इनमें से सभी हो गया था। सांस्कृतिकवाद, विचारधारा की प्रतिबद्धता की कमी, यहाँ पे देख सकते हैं देश की राजनीति में स्वयं भूमिका की कमी से, और इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं समरी क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पे कि भारत में दबाव समूह के संदर्भ में दिए गए प्रश्न में एक से अधिक विकल्प सही है, क्योंकि यह समूह क्या बोल रहा है कि क्योंकि यह समूह सांस्कृतिक संदर्भ में कार्य करते हैं, जहाँ पारंपरिक मापदंड आधुनिक आकांक्षाओं के साथ मिलते हैं। अधिक दबाव समूह का स्वामित्व अस्तित्व नहीं होता है, जो कि बिना अस्तित्व के हैं, और उनके प्रतिबद्धता की कमी है। उनकी वफादारी राजनीतिक परिस्थितियों के साथ बदल जाती है, जिससे समाज कल्याण को खतरा होता है। वे कई बार हिंसा जैसे असंवैधानिक तरीके का सहारा लेते हुए 1967, क्या बात आ रही है यहाँ पे, 1967 पश्चिम बंगाल में शुरू हुई थी नक्सली आंदोलन का एक उदाहरण माना जाता है। भारत में नक्सली उदाहरण कहाँ माना जाता है, तो पश्चिम बंगाल को कब, 1967 का उदाहरण दिया गया है। देख सकते हैं उल्लेखनीय किया गया कि दबाव समूह लोगों का एक समूह है जो अपने समान हितों को दबाव देते तथा उनकी रक्षा करने के लिए सक्रिय रूप से संगठित होते हैं। दबाव समूह से सबसे अधिक घनिष्ठ उलझने होते हुए हो गया था संबंध राजनीतिक दलों से होते हैं। वर्ग राजनीतिक दलों के माध्यम से अपने हितों की रक्षा चाहते हैं, यानी जो भी यहाँ पे दबाव दल समूह जो हैं यहाँ पे वो अपने राजनीतिक हितों में संरक्षण का काम करते हैं। चलिए आज का प्रश्न यहाँ तक हम लोग 370वां प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा प्रश्न 370वां आया है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए 370वां प्रश्न आपके लिए मैं होमवर्क देता हूं, आप कल जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। भारत में मुख्य रूप से राष्ट्रवाद पर आधारित राष्ट्र निर्माण की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व किस राजनीतिक दल ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, एक से अधिक, और यहाँ पे देख सकते हैं इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3 20/7/2024 1 to 5 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए 370 का प्रश्न जो है 370वां प्रश्न मैं आप लोगों को होमवर्क दिया हूँ, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। चलिए आज का वीडियो यहाँ तक ही हम लोग समाप्त करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अगस्त में आप लोगों को मैं 1200 प्रश्न पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, याद रखिए। पूरा का पूरा भरोसा मेरे पे कीजिए, मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा एग्ज़ाम आने से पहले। और मैं बहुत जल्द ही एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों का प्रश्न वन लाइनर, कौन सा प्रश्न, तो वन लाइनर हम लोग देखेंगे, आप लोगों को पूरा कंप्लीट करवा देंगे एनसीईआरटी और एससीईआरटी से। एनसीईआरटी और एससीईआरटी से याद रखिएगा, मैं बहुत जल्दी आप लोगों को लाने जा रहे हैं क्लास को। आपको हमारे चैनल पे जुड़े रहना है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आप हमारे अगर पिछली वीडियो नहीं देखें, हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों करवा चुके हैं, अभी हम लोग पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, बहुत जल्द ही हम लोग पॉलिटिकल साइंस भी खत्म कर देंगे। चलिए आज के लिए वीडियो यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। चलिए हमारे वीडियो को यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, इसके लिए धन्यवाद।